से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर बैन का ऑर्डर निकाला है, उस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि एक सेकुलर डिसीजन है? देखिए, ये जो हमारा मुल्क है ये सेकुलर बुनियादों पे बना हुआ है और ख़ासकर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस जमात जिसमें आगे थी, उन्होंने इस मुल्क की बुनियाद जो है, चाहे अम्बेडकर जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सेकुलरिज्म पे इसकी बुनियाद डाली थी। और सेकुलरिज्म हमारे डीएनए में है, इस मुल्क के डीएनए में है। ये ज़रूर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो सेकुलर फैब्रिक है उसको तार करने की, बट डीएनए इज़ गोइंग टू बी देयर। और जहाँ तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का, ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है कि माइनॉरिटीज़, अभी देखिए कर्नाटका में आज इन्होंने वहाँ जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर हमला किया, उनकी बाइबल वगैरह जो है उसके साथ बेहुरमती की। तो हम योगी जी की क्या बात करें, हमारे तो आज शब कदर का इतना मुबारक दिन था कल, और हमारी जामे मस्जिद कल भी बंद, और आज भी जो हमारा लास्ट फ्राइडे है आज जुम्मतुल विदा, उस पे भी हमारा, तो ये तो जो है बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मज़हब के नाम पे एक उस वक़्त उन्होंने भी मज़हब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, और आज तक वो मुल्क जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है। उन्होंने मज़हब के नाम पे लोगों के हाथ पे बंदूकें दे दी। आज हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और मज़हब के नाम पे बुलडोज़र चलता है, मज़हब के नाम पे लोगों के हाथों में तलवारें दी जाती हैं, और उनको बाज़ाब्ता जो है नौकरी तो दे नहीं सकते आप, महंगाई का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है, तो ये काम आप कर नहीं सकते। तो सबसे आसान काम है कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, लाउड स्पीकर की बात करो, हिजाब की बात करो, हलाल की बात करो, दूसरी दाढ़ी की बात करो। तो ये और यही चल रहा है इस मुल्क में, और मुझे अफसोस है कि अगर हम भी उसी तरह चलते रहे तो हमारे मुल्क का भी हाल जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि 20-25 करोड़ मुसलमान, उसके साथ जो क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप उनको उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, आप उनको तो रहना इसी मुल्क के अंदर है। लेकिन मैम ऐसा है, जैसे आप बात करते हैं यूपी की, अगर योगी आदित्यनाथ का अगर आप लाउड स्पीकर का ऑर्डर देखिए, वो सब मजहब के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, और रिलीजियस प्रीचर उसको वॉलंटरली उतारने, तो फिर इसको रंगत क्यों दी जा रही है? रंगत की बात नहीं है कि आपके हमारे मुल्क में जो है फ्रीडम है, फ्रीडम, हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हम जो मज़हब चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद हलाल का। ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउड स्पीकर की बात नहीं हो रही है, ये तो दिन ब दिन एक चीज़ की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह माइनॉरिटीज़ के मकानों को बुलडोज़र से उड़ा देना, ये तो सारा एक सिनिस्टर प्लान लगता है, ये कोई एक चीज़ नहीं है। ये तो दिस सीम्स टू बी अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट दे वांट टू डू टू डिवाइड द सोसाइटी, और कुछ इनके अपने जो वक्त हैं उनको वो देने के लिए, जस्ट टू काइंड ऑफ गिव देम सम काइंड ऑफ थ्रिल, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो नौकरी ये दे नहीं रहे हैं, ये बेरोज़गारी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिजली पानी की किल्लत है, इतनी जगह पे पानी की ना होने की वजह से फसलें नहीं लगा रहे हैं लोग। तो ऐसे में और क्या करेंगे, यही हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हम तो यही पीडीपी वाले तो बदनाम थे ना, जब हम कहते थे हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाते तो हम पहले हमारी जो यहाँ अपनी बिजली की खपत है उसको पूरा करते, हमारी जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत है उसको पूरा करते, उसके बाद बिजली हम अपने मुल्क को सप्लाई करते और उससे कुछ कमाते पैसा कुछ हमें, क्योंकि अगर आप कोल किसी स्टेट से लेते हैं तो आप उनको रॉयल्टी देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब पीडीपी ये बात करती थी तो उन्हें कहा जाता था कि भाई ये जो है ये एंटी नेशनल है। तो ये अगर इस वक्त हमारे पावर प्रोजेक्ट हमारे पास होते तो जम्मू में ये हालत नहीं होती, कश्मीर में ये हालत नहीं होती जो इस वक्त हो रही है। मैम, पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लेटर्स एक्सचेंज हुए, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है, कहा है कि
आप बातचीत करिए, कश्मीर मसले को सॉल्व करिए, तो उसे कैसे देखते हैं मैडम उस स्टेटमेंट को आप? नहीं, ये तो राहत तो आज की बात नहीं, ये तो वाजपेयी जी के वक्त में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, उससे पहले शिमला एग्रीमेंट हो गया जब इंदिरा जी के टाइम में ये बात चली, उसके बाद वाजपेयी जी के टाइम में लाहौर एग्रीमेंट हो गया। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है, ये तो एक मसला है जो मानना पड़ेगा। यूएनओ में, हमारा यूनाइटेड नेशन में ये मसला है, जब तक हम अपने घर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जब तक हम खुद अपने लोगों का दिल नहीं जीतेंगे, अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को अपनी तरफ नहीं करेंगे, तब तक तो हमसाया मुल्क बोलता रहेगा, वो तो कुछ ना कुछ कहता रहेगा। इंडिया का स्टैंड तो क्लियर है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता तब तक टॉक्स नहीं होंगे। अभी आपने देखा सुंजवा में जो एनकाउंटर हुआ, 2 आतंकी जो है पाकिस्तान से आए थे, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन जब तक आतंकवाद चल रहा है तो बातचीत कैसे हो मैडम? नहीं, देखिए बातचीत कैसे चली, इससे पहले कैसे चली बातचीत? जब वाजपेयी जी थे तब तो वो लाहौर बस लेके गए और दूसरी तरफ से कारगिल का अटैक हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, तो पर उसके बावजूद उन्होंने बातचीत को चालू रखा ना, बातचीत को तो बंद नहीं किया, क्योंकि आप पूरे कौम को सजा नहीं दे सकते हैं इसलिए कि कुछ मिलिटेंट हाथों में बंदूक लेके हैं, बिकॉज यू आर पनिशिंग ऑल द पीपल ऑफ J&K स्टेट। क्योंकि आपके यहाँ जो ये रोज़ की पकड़ दकड़ है, जो रोज़ लोगों को बंद किया जाता है, आप देखिए आज हम कहते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने बहुत बात की कि पंचायत राज और डेमोक्रेसी और ग्रास रूट। आपको पता है कश्मीर में जो आपके ग्रास रूट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचेस, सरपंचेस और दूसरे, वो कैसे बंद हैं सिक्योरिटी में। आज वो तरस रहे हैं कि ईद के लिए वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनको घर भी नहीं जाने देते हैं, और ये बहुत वो राप अलाप रहे हैं कि हमने जी ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जब उनको आप जगहों से निकलने नहीं देते हैं, सिक्योरिटी जोन से बाहर नहीं आने देते, लोगों के पास जाने नहीं देते, यहाँ तक कि ईद के दिन उनको कहीं जाने नहीं देते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? मैम, उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि जो इलेक्शंस है वो PAGD को मिल के लड़ने चाहिए, सबको मिल के, सब पार्टीज को। आप भी पार्ट है उसका, तो देखिए ये इस वक्त जो हमारी रियासत, क्या पूरे मुल्क में बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हमारी रियासत में ज़्यादा है। जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह मरकज़ी सरकार ने हमारा जो स्पेशल स्टेटस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ख़त्म किया, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर का वजूद मिटाना चाहती है, शायद इसलिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हर तरह से हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। हमारी यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे लैंड लॉज कहीं भी इतने आसान नहीं है जितने जम्मू कश्मीर में बनाए गए। उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी 50% कम। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की ज़मीन की बंदर बांट करना चाहते हैं, ताकि एक वक्त आए हमारे जो यूथ है उनके पास पाँव धरने के लिए ज़मीन न रहे। पूरे मुल्क में नौकरियां तो देते नहीं हैं किसी को, मगर जो जम्मू कश्मीर की नौकरियां उसमें बंदर बांट की पूरे मुल्क में बांट दो। इसी तरह हमारे जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पता है कि एम्स का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, मगर अब जम्मू के लोग सोचते थे कम से कम रेत और बाजरी हम सप्लाई करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किसी बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। इसी तरह PHE है, PWD है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में है, जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, जिसमें छोटे छोटे ठेकेदार काम करते थे, छोटे छोटे सप्लाईज करते थे, वो भी पता नहीं कहीं बाहर के स्टेट किसी बड़े बड़े ठेकेदारों को दिया है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है कि दिन ब दिन जो मरकज़ी सरकार के जो अपने डिज़ाइंस है, सिनिस्टर डिज़ाइंस, दे आर बिकमिंग वेरी क्लियर टू अस। तो ऐसे में हम लोगों का इकट्ठा होना खाली इलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो PAGD है, इट इज़ द लार्जर इंटरेस्ट, ये एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठा हुआ है। इलेक्शन भी इसमें एक पार्ट बनता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें हर चीज़ के लिए इकट्ठा, खाली इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि हर चीज़ के लिए मिलके इकट्ठा हमने इस वक्त जो ऑन स्लॉट है उसका मुकाबला करना चाहिए। मैम, ये जब पाकिस्तान से बातचीत की बात आती है, वाई पीपल आर इन फैक्ट क्रिटिसाइजिंग यू, रीजन इज दैट never ever had been saying something against the terrorists responsible for this act. You never ever tried to blame Pakistan for sending terrorists. जस्ट आप देखिए 22 को जैश ए मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर आते हैं, सुंजवा आर्मी कैंप में अगर घुस जाते तो इतने मर जाते जस्ट टू स्कटल प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम। उसके बाद कल IED होती है अस्पताल के पास, बत्रा हॉस्पिटल, जहां लोग जाते हैं, फिर भी अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो एंड देन वी से हमारी सिक्योरिटी 10 लाख फौज हमारी यहाँ क्या कर रही है? इफ दे आर नॉट एबल टू डील विद 200, जो यही बोलते हैं ना 100-150 मिलिटेंट है, अगर 100-150 मिलिटेंट के साथ हमारी 10 लाख फौज उनको डील नहीं कर रही है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं फिर हम लोग? यहाँ तो हमारे लोगों का जीना हराम हो गया है एस्पा की वजह से। आप किसी को भी पकड़ के कहीं भी, आपको पता है शुपियन में एनकाउंटर हुआ, फेक एनकाउंटर हुआ, HMT में क्या हुआ,
باقی جگہوں پہ کیا ہوا. اگر اتنی ساری طاقت دی ہے ہم نے سیکورٹی فورسز کو, فوج کو, کہ آپ ڈیل کرو سچویشن کے ساتھ, اگر اس کے بعد بھی سنجوا میں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, دوسری جگہ ان سے ہمارے 5 سرپنچ مارے جاتے ہیں, تو یہ تو میں سمجھوں گی کہ ہمارے تو گھر میں ہی کوئی نہ کوئی کمی ہے نا, کہیں نہ کہیں ہم ہی فیل ہو رہے ہیں نا. 150 یا 200 ملیٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے میں بی وی آر فیلنگ. سو وی شوڈ آلسو لک ان سائڈ پاکستان. ڈائلاگ کے بغیر تو اور کوئی چارہ نہیں ہے, وہ تو اس کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیجئے, کتنی اور بھی فوج لے آئیں, اور بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیں, بند کر دیں, تہار لے جائیں, یو ڈونٹ ہیو اینی ادر وے بٹ ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. کس کے ساتھ ڈائلاگ؟ جو واجپئی جی نے ایک روڈ میپ دیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ مل کے, اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. ویدر دے لائک اٹ اور ناٹ, یہ تو واجپئی جی کی بڑی تعریف کر رہے تھے مودی جی. وہاں تو واجپئی جی کے نام پہ جو بنایا ہے میوزیم, جو بنا ہے پرائم منسٹر, وہاں کیا لکھا ہے واجپئی جی کے کہ جموں کشمیر میں انہوں نے پیس پروسیس چلایا, پھر تو وہ نہیں لکھنا ہونا چاہیے تھا. if they also acknowledge کہ واجپئی جی کی سب سے بڑی انتی, سب سے بڑی اچیومنٹ ہے پیس پروسیس جموں کشمیر کے حوالے سے, تو پھر یہ خود کیا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you very much. Thank you.